हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, मैं आपको टाइम टू टाइम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहता हूं ताकि आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से हो सके और आप फिजिक्स में 90% प्लस मार्क अचीव कर सके। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि अब की बार फिजिक्स में 90% पार। ठीक है, तो आप लोगों को साथ देना है। जो कुछ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं उसको मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जो कुछ मैं आपको बताऊंगा सबको नोट करते हुए चलना है और ध्यान से समझना है। जब भी आप पढ़े तो आपका माइंड आपके कॉपी और पेन या बुक पर होना चाहिए, जो आप समझ रहे हैं उस पर। ठीक है, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन सब के क्वेश्चन तो आप बताते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा आता है किरण प्रकाश की, ओम प्रकाश की, अंतर तरंग प्रकाश की, इन चैप्टर के भी क्वेश्चंस को लाइए। तो आज के इस वीडियो में हम किस चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे? जो हमारा किरण प्रकाश की चैप्टर है। ठीक है, किरण प्रकाश की जो चैप्टर 9 है हमारा, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ सेकंड पार्ट भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन शायद ही किसी को पता हो अच्छे से। हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। दो टाइप से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। दूसरा है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक D होता है। D का मतलब क्या होगा? डायोप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिए। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई। देखिए, इसे हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम, तो 1/f। ठीक है, किसमें? मीटर में। किसमें लिखेंगे? मीटर में। तो अगर ये फार्मूला हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता का, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला हो जाएगा लेंस की क्षमता का, P इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक है, क्योंकि कहा गया है लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी। देखिए, f मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो P इक्वल टू 1/f मीटर में। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में हमें निकालना हो, ठीक है, यानी कि f जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया हो, तब फार्मूला क्या होगा? तो देखिए, अगर सेंटीमीटर में आपको लिखना है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अगर आपको यहां पर सेंटीमीटर में लिखना है तो ऊपर 100 लिख दीजिए, 100/f हो जाएगा ये। अब f जो यहां पर होगा वो सेंटीमीटर में अब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर 100 लिखते हैं तो नीचे आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। अगर आप ऊपर केवल 1 लिखते हैं तो नीचे आपका जो फोकस दूरी है वो मीटर में होगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपका सही है। सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी है तो ये फार्मूला लगाएं, मीटर में है तो ये फार्मूला लगाएं। ठीक है, मात्रक मैंने आपको बता ही दिया, मात्रक क्या होगा, यहां पर हेडिंग डालेंगे छोटा सा मात्रक। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक मैंने आपको बताया है डायोप्टर होगा। ठीक है, डायोप्टर, इसे हम लोग डिनोट करते हैं D से। देखिए क्या लिखा है, D। ठीक है, कैपिटल D, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताया, इसका फार्मूला बताया दो तरीके से और इसका मात्रक भी बताया। बहुत ही सिंपल सा है, दोनों नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, सिंपल सा है, बस यही लाइन याद रखिएगा
आपको अगर 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है आप आसानी से लिख देंगे। देखिए क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो, तो यही आपका कहलाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो जब बनाऊंगा चैप्टर का तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ परिभाषा लिखनी है तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, याद कर सकते हैं, 2 लाइन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्योंकि ये 1 नंबर में आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 लाइन का, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है। यानी कि उस भौतिक सिद्धांत का आपको नाम लिखना है जिस पर प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है। प्रकाशिक तंतु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये 1 लाइन का आंसर है और इसको याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा गया है। ठीक है, 2-3 साल तो आ ही चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें से। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की, 2 पतले लेंस है वो संपर्क में रखे हैं। अब संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी और उनकी क्षमता का सूत्र लिखना है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं क्या होगा। देखिए संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, ठीक है, यानी कि 2 लेंस हैं तो इनके संयोजन की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो यहां पर हो जाएगा, पहले फोकस दूरी हम देखते हैं, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाएगा फोकस दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का। अब हमें पता है कि फोकस दूरी जो होता है उसका व्युत्क्रम जो होता है वो क्षमता के बराबर होता है। मैंने अभी आपको बताया था P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो यहां पर 1/f के जगह पर हम लिख देंगे P। ठीक है, 1/f के जगह पर हम लिख देंगे P। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/f1 है तो इसे P1 लिख देंगे, प्लस 1/f2 है तो इसे P2 लिख देंगे। बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंस की क्षमता का। ठीक है, तो आपसे कहा गया था कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमने संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र लिखा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, जहां f है फोकस दूरी, f1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए क्षमता का सूत्र तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, यानी कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की क्षमता का जो सूत्र होगा वो होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है P इक्वल टू 1/f होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा था, लेंस की क्षमता। ठीक है, देखिए क्या है, 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। देखिए यहां पर लिख दीजिएगा संपर्क में रखे हैं। ठीक है, तो 2 उत्तल लेंस है जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अब ये संपर्क में रखे हैं, मैंने अभी आपको बताया संपर्क में रखे लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो अभी हम वही लगाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी दी गई है f1 और f2, यानी कि 2 लेंस है, दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है P। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से P1 और P2 निकाल लेंगे, यानी कि पहले लेंस की क्षमता निकाल लेंगे और दूसरे लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले लेंस की क्षमता निकालेंगे तो लिखेंगे पहले लेंस की क्षमता, लेंस की
क्षमता। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्षमता का दो फॉर्मूला बताया था। एक मैंने बताया था P = 1/F मीटर में, और एक मैंने आपको बताया था P = 100/F सेंटीमीटर में। तो यहां पर F हमें सेंटीमीटर में दिया गया तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 100/F वाला। तो यहां पर हमारा हो जाएगा P1 = हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/F1, 100/F1, क्योंकि पहले लेंस की क्षमता हम निकाल रहे हैं। तो 100 हो जाएगा 100/F1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 20 है, तो 20 लिख देंगे। देखिए सेंटीमीटर में दिया गया तो हम 100/F1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 20 पंचे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 = हमारा आ गया 5 डायोप्टर। देखिए इसका मात्रक होगा डायोप्टर, या आप +5 डायोप्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 5 डायोप्टर। अब हम क्या करेंगे, यहां से दूसरे लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरे लेंस की क्षमता P2, तो दूसरे लेंस की क्षमता। ठीक है, तो दूसरा लेंस भी उत्तल लेंस है, तो इसके लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे P2 = ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, P2 = 100/F2। ठीक है, तो 100/F2 है, तो 100 आपका ऐसे ही रहेगा। F2 की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है, 20 लिख देंगे। 25 × 100 हो जाएगा। P2 = हमारा आ गया 5 डायोप्टर, इसका भी 5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, P1 और P2 पता चल गया, हमें निकालना संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता हमें निकालनी है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P = होता है P1 + P2, P1 + P2, यानी कि दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, 5 डायोप्टर, और P2 की वैल्यू भी है 5 डायोप्टर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 10 डायोप्टर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 10 डायोप्टर, ये हो जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 डायोप्टर, जो हमारी क्षमता आ गई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको फोकस दूरी दिया गया है दोनों लेंस की, तो F1 = F2 = 20 सेंटीमीटर रखना है। अब पहले लेंस की क्षमता निकाल लेनी है, 5 डायोप्टर आया, दूसरे लेंस की क्षमता भी 5 डायोप्टर आया। संयुक्त लेंस की क्षमता होता है P = P1 + P2, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर मैंने रख दिया, और हमारा P = 10 डायोप्टर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, ठीक है, का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो आपको बताना है। ठीक है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है ये कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। यानी कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में आपको लिखना है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है। ठीक है, कि वो फॉर्मूला क्या होता है, n = sin a + del m/2 अपान sin a/2 अपान sin a/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, किसके पदों में, अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में। अब यहां पर आप लोग सोचेंगे n क्या है, n है अपवर्तनांक। ठीक है, डेल m क्या है, डेल m है अल्पतम विचलन कोण। देखिए यहां पर लिखा है अल्पतम विचलन कोण डेल m है। ठीक है, और प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण है ए क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप अपवर्तनांक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो n = sin a + del m/2 अपान sin a/2, जहां del m है अल्पतम विचलन कोण, a है आपका प्रिज्म कोण। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 7 नंबर क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग है आपके क्वेश्चन से। देखिए क्या है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि किसी प्रकाशिक माध्यम के वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लिखते हैं ओमेगा से, ये ओमेगा है, डब्ल्यू की तरह थोड़ा बनता है। ठीक है, तो ओमेगा = होता है NV - NR अपान
एन वाई माइनस वन अपान एन वाई माइनस वन। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है और ये आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप नाम सुन लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। देखिए ओमेगा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, एनवी क्या है, एनवी है बैगनी रंग का अपवर्तनांक। देखिए एन का मतलब बैगनी, वी का मतलब वायलेट, सॉरी एन का मतलब अपवर्तनांक और वी का मतलब होता है वायलेट, तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का अपवर्तनांक। ठीक है, एन का मतलब अपवर्तनांक। उसके बाद देखिए एन आर, आर का मतलब क्या, कौन सा रंग, रेड। ठीक है, तो ये होगा लाल रंग का अपवर्तनांक। एन वाई क्या है, वाई का मतलब येलो। ठीक है, तो ये होगा पीले रंग का अपवर्तनांक, येलो कलर का। ठीक है, और माइनस वन, तो ये समझ में आ गया। कोई पूछे ओमेगा क्या है तो आप कहेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। एनवी क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। एन आर क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक। एन वाई क्या है, पीले रंग का अपवर्तनांक। और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एन वी इक्वल टू बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखिए क्या है, उसी जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 एंड 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया गया है लाल, बैगनी और पीले रंग का अपवर्तनांक दिया गया है क्रमशः। ठीक है, अब आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। देखिए सबसे पहले दिया गया लाल रंग का अपवर्तनांक, तो हो जाएगा एन आर। ठीक है, एन आर की वैल्यू हमें दी गई है 1.52। देखिए क्रमशः का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लाल रंग के अपवर्तनांक में 1.62 लिख दें। क्रमशः बताया गया तो आपको क्रमशः लिखना है। ये लाल रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, उसके बाद में बैगनी है एन वी। ठीक है, एन वी इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 1.62, ये दिया गया है बैगनी रंग का अपवर्तनांक। ठीक है, अब आता है येलो कलर, एन वाई की वैल्यू दी गई है कितना, 1.60। आपको निकालना क्या है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए साइड में मैं निकाल देता हूं यहां पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ओमेगा इक्वल टू होता है एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता का। ठीक है, अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू हमें दी गई है। देखिए ओमेगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा एनवी की वैल्यू है 1.62 माइनस एनआर की वैल्यू है 1.52। ठीक है, अपान एन वाई की वैल्यू कितनी है, 1.60 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा। देखिए 1.62 में से 1.52 जाएगा, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ 1.62 माइनस 1.52। ठीक है, माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 2 है 0, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 0.10 हो जाएगा, तो 0.10 कर दिया हमने। अब देखिए 1.60 में से 1 घटाना है तो 0.60 बचेगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को कट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 0.166। ठीक है, ऐसे करके आएगा। देखिए 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, ये हो जाएगा 6, 4, फिर 0, ये हो जाएगा 6, ऐसे करते करते 1.0.166 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी हो जाएगी वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमें लाल रंग, बैगनी रंग एंड पीले रंग का अपवर्तनांक दिया गया है तो हम वर्ण विक्षेपण क्षमता आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने निकाला, देखिए यहाँ पर इसको माइनस करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा इक्वल टू 0.166 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, यानी कि जो न्यूनतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण, वो कितना है 10 डिग्री। अब प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। यानी कि आपको दो चीजें दी गई है न्यूमेरिकल में, पहले उसको लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से, ठीक है। डेल एम हमें कितना दिया गया है 10 डिग्री, कितना दिया गया है 10 डिग्री। अब देखिए प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, आपको प्रिज्म कोण निकालना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि अपवर्तनांक भी दिया गया है हमें 1.5, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालना है, यानी कि प्रिज्म कोण निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, वो हम यहां पर लगाएंगे और न्यूमेरिकल हमारा लग जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या है, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। यानी कि अल्पतम विचलन कोण इक्वल टू अपवर्तनांक में से एक घटाकर a से गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो साइड में मैं कर देता हूं, देखिए डेल m की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल m की वैल्यू है 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, देखिए 1.5, ठीक है। कितना है 1.5 माइनस ये हो जाएगा 1 ऑलरेडी है, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 10 आपका ऐसे ही रहेगा, 1.5 का ए से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1.5a माइनस, देखिए 1 का ए से गुणा होगा तो ये ए हो जाएगा। अब देखिए 1.5a में से ए घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो यहां पर हमारा बचेगा 10 इक्वल टू, देखिए 1.5 में से 1a घटाएंगे तो 0.5a बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, 0.5a इक्वल टू 10, उल्टा भी लिख सकते हैं। अब a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10/0.5, ठीक है। अब जब इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दशमलव, यहाँ पर दशमलव कट करता हूँ तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा 100, तो a इक्वल टू हमारा आ गया 20 डिग्री, ये प्रिज्म कोण हमारा आया 20 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म कोण की जो वैल्यू होगी वो 20 डिग्री हो जाएगी। तो अगर आपको अल्पतम विचलन कोण डेल एम दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, तो आप आसानी से प्रिज्म कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लग चुका है सिंपल से, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये भी एक न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा अलग इसका फॉर्मूला होगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ये सभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों या लघुत्तरीय प्रश्नों में आएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे समझना है, देखिए 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, यानी कि क्या दिया गया है, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, ठीक है। यानी कि प्रिज्म कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री। अब देखिए क्या है, पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण जो है 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है ए, प्रिज्म कोण की वैल्यू दी गई है 63 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया है, विचलन कोण जो है 29 डिग्री, यानी कि डेल एम हमें दिया गया है 29 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपतन कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आपतन कोण का, आपतन कोण इक्वल टू एक फार्मूला होता है। देखिए फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ आपको फार्मूला पता है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। तो आई इक्वल टू होता है a प्लस डेल एम बाई 2। अब साइड में हम न्यूमेरिकल लगा देंगे, देखिए वैल्यू रख देंगे, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है। तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू है 63 प्लस डेल एम की वैल्यू कितनी है 29 अपान हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए इनको ऐड कर देते हैं, 63 प्लस 29 कितना होगा, ये हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92 अपान 2 हो जाएगा। 92 को 2 से कट करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो आई इक्वल टू हमारा आ गया
46 डिग्री, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 63 डिग्री अगर आपका प्रिज्म कोण है और अल्पतम विचलन कोण 29 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, I = A + ΔM/2, और इसी से हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। लास्ट में हमारा जो आपतन कोण आया वो 46 डिग्री आ गया, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से न्यूमेरिकल से सिर्फ फॉर्मूले पर आपको रखना है, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये आपको सिर्फ डेफिनेशन समझना है कि डेफिनेशन होगा क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हमारा नेत्र होता है आई, इसकी समंजन क्षमता क्या होती है। तो सिंपल सा है, देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस को फोकस दूरी से परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि नेत्र के अंदर, हमारी आंखों के अंदर भी कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसी को हम क्षमता कहेंगे। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होगी, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस को फोकस दूरी से, जो नेत्र लेंस की हमारी फोकस दूरी होती है, उसमें परिवर्तन करके दूर या नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सके, स्पष्ट रूप से देखा जा सके, वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा आंसर, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या है, दूरदर्शी से रिलेटेड है, हमारे इसी चैप्टर से। देखिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है, यानी कि जो दूरदर्शी होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है उसका द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक कारण पूछा जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, आखिर ऐसा बनाया क्यों जाता है, एक रीजन आपसे पूछा जाएगा। तो 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है कि दूरदर्शी, इसको कर लीजिएगा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। यानी कि दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है और जो प्रतिबिंब की तीव्रता होती है, इनको इंक्रीज करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए ही अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। तो 2 रीजन है, ठीक है। सबसे पहला कि विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए और दूसरा है प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन्हीं दोनों के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेक्शन का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन बताए, कितने क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 12 क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए, थ्योरीज भी बताए और डेफिनेशंस भी बताए और रीजन भी बताए, ठीक है। कई प्रकार से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।